बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड्स, द सेकंड टाइटल इज़ ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हमें बताएगा कि किसी फैक्टर को चेंज करने से किस तरह से इक्विलिब्रियम इफ़ेक्ट हो जाता है, उनके ऊपर क्या असर होता है। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो तो रेट उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के साथ, और अगर रिवर्स रिएक्शन हो तो रिवर्स रिएक्शन में या बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट बन जाते हैं, इसलिए उनका रेट भी उनके रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात यह है, एट इक्विलिब्रियम टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों का रेट आपस में इक्वल होता है। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम दो स्टेट्स हो सकती हैं। नंबर वन, the concentration of reactants may be equal to the concentration of products। इस जैसे के लिए हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है कि अगर टाइम के साथ कंसंट्रेशन को प्लॉट किया जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। एक टाइम पर दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट और हो जाता है। यहाँ पर हमने ये कंडीशन अप्लाई किया है कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। ये टाइम के साथ साथ आगे चलता जाएगा, टाइम तो गुज़रता जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन में कोई कमी बेशी नहीं आएगी। जिस टाइम पर ये कंडीशन बन चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है, उस टाइम को हम टी इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस टाइम के ऊपर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। दूसरी कंडीशन ये है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में नॉट बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें यह है कि सपोज़ कर लें रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्रोडक्ट से, यानी जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा बचा हुआ है जबकि प्रोडक्ट जो है ना कम प्रोड्यूस हुआ है। इसी सूरत में रिएक्टेंट काफ़ी सारा प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है जबकि रिएक्टेंट का अमाउंट निस्बतन कम है। तो फिर ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि रिएक्टेंट्स का ग्राफ इस लेवल तक नीचे आ चुका है जबकि प्रोडक्ट का ग्राफ काफ़ी ऊपर है उनसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन इस लेवल पर है जो कि कम है और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इस लेवल पर है जो कि ज़्यादा है। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि सपोज़ कर लें कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ये ज़्यादा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम टाइम पे कम है। तो उनका ग्राफ बनेगा इस तरह से कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा था, इस लेवल पर आकर रुका है, जबकि प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा था और इस लेवल पर आकर रुका हुआ है। तो अब प्रोडक्ट्स का अमाउंट कम है जबकि रिएक्टेंट काफ़ी सारा मौजूद है। इसलिए ये तीन कंडीशंस हैं जहाँ पर मुमकिन होता है कि या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो, या रिएक्टेंट्स कम और प्रोडक्ट ज़्यादा हों, या रिएक्टेंट ज़्यादा और प्रोडक्ट्स कम होंगे। अब हम बात करते हैं ली शैटले प्रिंसिपल की। वो कहता है, इफ़ अ चेंज इज़ इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम विच इज़ एट इक्विलिब्रियम, the position of the equilibrium will shift in a direction to reduce that change। इसका मतलब है कि अगर हम कोई चेंज करें
हम प्रेशर बढ़ाएं या डिक्रीज़ करें, हम टेम्परेचर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें, कंसंट्रेशन चेंज करें, तो हम इसके ऊपर एक चेंज इम्पोज़ करेंगे। अब इसका जो रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम है या तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक ऐसे डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाएगा कि उसके जो हमने चेंज किया है, हमने जो इम्पोज़ किया है चेंज, उसके इफ़ेक्ट को क्या करें, उसको नलिफाई करें, उनको रिड्यूस करें। हम चेंजेस कौन से कर सकते हैं? नंबर 1 प्रेशर चेंज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर जो है आपस में इंटर रिलेटेड हैं, लिहाजा इन दोनों को एक ही मानी में लिया जाएगा और एक ही टाइम पर इसको डिस्कस किया जाएगा। और 5वें नंबर पर है कैटलिस्ट, कि हम जो है ना अगर कैटलिस्ट डाल दें तो उस वक़्त क्या इफ़ेक्ट होगा। अभी हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो सपोज़ कर लें कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन चेंज करें या अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज करें। दोनों सूरतों में हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और या जो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। सो नंबर 1, if the concentration of reactants is increased, the rate of forward reaction will increase। आपको मैंने शुरू में बताया था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के साथ। तो if the concentration of reactants is increased, the rate of forward reaction will increase due to more effective collisions between the reactants. So the equilibrium will shift in forward direction, that is on right hand side। मतलब ये है कि जब हम रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसके साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगा और हमारा जो इक्विलिब्रियम सिस्टम होगा वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। मोर एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। आफ्टर सम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीज्ड। अब ऐसा हो जाएगा कि थोड़ी देर के बाद चूँकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। देन द कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जो इनके इक्विलिब्रियम टाइम पर कंसंट्रेशन था उससे अब वाला कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग, और जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो उसके साथ साथ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। एट अ सर्टन टाइम the RF will become equal to RR, यानी rate of forward reaction will become equal to the rate of a reverse reaction and another equilibrium will be established। यहाँ पर ये बात नोट करें कि another equilibrium will be established, ये second equilibrium होगा। At the second equilibrium the concentration of products will be higher than the first equilibrium। जितने अमाउंट में पहले प्रोडक्ट्स मौजूद थे अब उनका अमाउंट सेकेंड इक्विलिब्रियम टाइम के ऊपर ज़्यादा होगा, इसलिए कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड राइट हैंड साइड पे जा चुका है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया। इफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस आर एडेड, these are added, the system will shift forward and the concentration of ammonia will increase। Next है B, if the concentration of products is decreased, that is the product is removed, the system will shift in forward direction। यानी हम अगर फ़र्ज़ करो ये हमारी रिएक्टेंट्स हैं और ये जाकर हमारे
प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को रिमूव करते चले जाएंगे, इसको जैसे इस जगह को खाली करते चले जाएंगे, तो मोर एंड मोर रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। इस तरह से जो हमने प्रोडक्ट हटाया है उसको रिप्लेस किया जाएगा। On removing the product, more and more reactants will react to produce the product. On removal, the rate of reverse reaction will decrease. अब जब हम इस प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल डिक्रीज, यानी ये कम हो जाएगा। While the rate of forward reaction will become higher, और पहले इक्विलिब्रियम टाइम पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो चुके थे, हमने जब प्रोडक्ट हटाया तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम हो गया। किसकी निस्बत? रेट ऑफ फॉरवर्ड के निस्बत। अब चूंकि इन दोनों का बराबर होना लाजमी है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के लिए, तो अब क्या होगा? व्हेन द रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट, the concentration of product will increase to such an extent that rate of reverse again becomes equal to rate of forward reaction. अब क्या होगा? हमने प्रोडक्ट हटाया था जिसकी वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम हो गया था। रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे, इनका कंसंट्रेशन फिर से बढ़ जाएगा और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम हो चुका था वो बढ़ जाएगा और इतना बढ़ेगा कि अब नए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ ये इक्वल हो जाएगा और एक और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। Another equilibrium will be established, but the concentration of reactants will be lesser than the first equilibrium. इसमें ऐसा होगा कि सपोज़ करें कि हम अमोनिया हटाते हैं, अमोनिया हटाने से मोर नाइट्रोजन एंड मोर हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और अमोनिया को रिप्लेस करेंगे। जो इनके मालिक्यूल्स हमने निकाले हैं उनकी जगह लेने के लिए मज़ीद रिएक्शन फारवर्ड में जाएगा और अमोनिया मज़ीद प्रोड्यूस हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी लोअर in the second equilibrium than the first equilibrium. Number 2, effect of change in pressure or volume. अब सेकंड कंडीशन ये है कि हम प्रेशर चेंज करें या वॉल्यूम चेंज करें। There will be no effect if the number of moles on reactant side is equal to the number of moles on product side. फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन का 1 मोल है, आयोडीन का भी 1 मोल है, टोटल करके 2 मोल्स बनते हैं रिएक्टेंट्स के, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की 2 मोल्स हैं। तो अगर कहीं पर ऐसा हो, ऐसा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका हो कि जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर हों, तो ऐसी सूरत में प्रेशर का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वॉल्यूम का भी कोई इफ़ेक्ट इस पर नहीं होगा। If pressure is increased, the volume will decrease and the equilibrium will shift in that direction where the number of moles is lesser. अब ऐसा है कि सपोज़ कर लें कि if नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पर ये क्या हैं, ये डिफरेंट हैं। फ़र्ज़ करो अब ये क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इसी सूरत में फिर क्या होगा कि if pressure is increased, the volume will decrease and the equilibrium will shift in that direction where the number of moles is lesser. number of moles less होने से यही मुराद है कि वॉल्यूम भी क्या होगा, लेसर होगा। वॉल्यूम लेसर होगा इसलिए कि एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स कम करेंगे तो वॉल्यूम साथ कम हो जाएगा, या वॉल्यूम कम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स प्रेशर इंक्रीज़ करने से और वॉल्यूम डिक्रीज़ करने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो लिहाजा फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज़ इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ऑन राइट हैंड साइड एंड मोर अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में
यहाँ पर 4 मोल्स हैं टोटल करके, 1 मोल इसका, 3 मोल इसके, तो 4 मोल हो गए। और यहाँ पर अमोनिया के 2 मोल्स हैं। अब प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ वॉल्यूम कम चाहिए, यानी नंबर ऑफ मोल जहाँ पर कम है। तो चूँकि यहाँ पर अमोनिया के मोल्स कम हैं, लिहाजा दिस रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। If pressure is decreased, this equilibrium will shift backwards to increase the number of moles and hence the volume. इससे अगर फ़र्ज़ करो हम प्रेशर कम करते हैं तो उससे क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने के साथ ये इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा मोल्स हैं, क्योंकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब सपोज़ करें कि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उस लिहाज से रिएक्शंस 2 किस्म के होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दीज रिक्वायर हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं कि जिसमें हीट दी जाती है, रिएक्टेंट्स को हीट दी जाती है और फिर वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दैट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनके दौरान हीट रिलीज़ होती है, तो उनके लिए हमें टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इफ़ अ रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, heat will be produced in addition to products. For example, sulfur dioxide and oxygen reacts with each other. They produce the product sulfur dioxide, but in addition 198 kilojoule energy is also produced, या heat is also produced. Negative sign of delta H, एंथैल्पी जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये -198 के बराबर है। जब माइनस का साइन आता है इसका मतलब है हीट रिलीज़ हो रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड प्लस हीट। दिस हीट हैज़ बीन रिलीज्ड बिकॉज इट इज़ इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So if the temperature is increased on this system means heat is added. अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को हम हीट देते हैं। इसका टेम्परेचर बढ़ाने से मुराद है इसको हम हीट देंगे। तो हीट देने पर क्या होगा, यहाँ पर इस हीट में इजाफा हो जाएगा, और जब हम इस इक्विलिब्रियम का राइट हैंड साइड पे इजाफा करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे ये चीज़ या ये वाला सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि दिस विल मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड्स सिंस द बैकवर्ड रिएक्शन नीड्स हीट टू occur. If the temperature is increased on this system means heat is added, then the equilibrium will shift backwards since backward reaction needs heat to occur. बैकवर्ड रिएक्शन वाक़ई होने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, तो लिहाजा जब हम इसको हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हीट देने पर बैकवर्ड रिएक्शन वाक़या होगा और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की मिकदार कम और सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो अमाउंट्स है वो बढ़ जाएंगे। इफ़ द टेम्परेचर इज़ लोअर्ड द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड टू प्रोड्यूस मोर हीट एंड रीस्टोर इट्स अमाउंट। अब हम टेम्परेचर कम करते हैं। टेम्परेचर कैसे कम हो सकता है, जब हीट निकल जाए, हीट रिलीज़ हो जाए। तो हम इस हीट को जब रिलीज़ करेंगे, रिमूव करेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि इसको रिप्लेस करने के लिए मज़ीद सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बनाएंगे और हीट भी प्रोड्यूस करेंगे। तो लिहाजा टेम्परेचर कम करने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। देयरफॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ SO3 रिक्वायर्स अ लो टेम्परेचर, यानी अगर हमें चाहिए कि SO3 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम टेम्परेचर को कम से कम रखें। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है N2O4 प्लस हीट इज़ इक्वल टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2।
और N2O4 goes to nitrogen dioxide and its delta H is equal to plus 57.2 किलोजॉल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन रिक्वायर्स हीट टू अकर, so if temperature is increased the system will shift forward and more nitrogen dioxide will be produced। इसका मतलब है कि ये इसका साइन पॉजिटिव है, सो इट रिक्वायर्स हीट। अब अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या हीट देंगे तो ऐसी सूरत में चूँकि हम इसके फेवर में काम कर रहे हैं, लिहाजा ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। प्रॉब्लम, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है इन रिएक्शंस में जहाँ पर एक्सोथर्मिक हों। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लाइक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन प्रोड्यूस अमोनिया, यानी इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया जिसका डेल्टा H नेगेटिव है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सिमिलरली सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहाँ इसका डेल्टा H नेगेटिव है। तो इनके लिए क्या है, लो टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। इस रिएक्शन को कामयाब होने के लिए टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम आता है, वो क्या है, बट इफ़ टेम्परेचर इज़ लोअर्ड देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स बिकम सो लोअर दैट the number of effective collisions become too low and reaction almost stops। हमें पता होना चाहिए कि अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कोलाइड होना, आपस में कोलिजन करना ज़रूरी है। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कोलिजन ज़रूरी है। ये कोलिजन्स जितने फ्रिक्वेंट होंगे, जितने इफ़ेक्टिव होंगे, जितने तेज़ होंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स की तादाद कम हो जाएगी और इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो हमें पता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इनके लिए कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन टेम्परेचर कम करने पर इफ़ेक्टिव कोलिजन्स की तादाद कम हो जाती है और इस तरह से इनकी प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका सलूशन ये है कि दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय कीपिंग द टेम्परेचर एट मीडियम लेवल। अब हम टेम्परेचर को मीडियम लेवल पे रखते हैं, न ज़्यादा